वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से वर्ड्सवर्थ सीरीज में। विलियम शेक्सपियर की सीरीज को कंप्लीट करते हुए हम लोग वर्ड्सवर्थ पर काम कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर पर 9 वीडियोज आपको मिल चुकी हैं। आप लोगों ने बहुत लाइक किया, सारी क्लासेस को बहुत पसंद किया। तो जब शेक्सपियर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो अब हम लोग वर्ड्सवर्थ पे काम कर रहे हैं। दूसरी क्लास है ये वर्ड्सवर्थ पर, और कम से कम 2 क्लासेस और आएंगी। इस तरीके से वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सभी लोग, जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं तो भाई ऐसी ही बातें करेंगे। One impulse from a vernal wood may teach you more of man, or moral evil and of good than all the sages can. कुछ लाइन्स हैं आपके सामने। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। वर्नल वुड का मतलब है यहाँ पर नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर से जो एक भी सीख हमें मिल जाती है, मे टीच यू, उससे हमें इतनी जानकारी मिल जाती है, वो हमें सिखा देती है। यू मोर ऑफ मैन, इंसान के बारे में, और मोरल इविल या गलतियों के बारे में, एंड ऑफ गुड और अच्छाइयों के बारे में। यानी जो नेचर है, हमें नेचर में इतनी शक्ति है। नेचर एक ऐसा टीचर है कि वो आपको किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बुराई के बारे में या अच्छाई के बारे में हर तरह की चीज़ें सिखा सकता है। देन ऑल द सेजेस कैन। कोई संत महात्मा इतनी चीज़ नहीं सिखा पाएगा, इतनी बातें नहीं सिखा पाएगा, इतना ज्ञान नहीं दे पाएगा जितना कि नेचर दे देता। सेजेस का मतलब है यहाँ पर सेंट, है ना। दिस वाज रिटन बाई, ये बात किसने लिखी थी? तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी थी, और ये पोएम है जिसमें ये लाइन्स आती हैं। द टेबल टर्न्ड, द टेबल टर्न्ड की लाइन है। द टेबल टर्न्ड की लाइन है। और द टेबल टर्न्ड जो था लिरिकल वैलेट्स में पब्लिश हुई थी ये पोएम, यानी 1798 में जो लिरिकल वैलेट आए थे उसी में वर्ड्सवर्थ की कुछ बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएम्स पब्लिश हुई थी। कुछ कॉलेज की थी, दोनों लोगों ने मिलकर के लिरिकल वैलेट्स पब्लिश किए थे। तो 1798 में ये पब्लिश हुई थी। लिरिकल वैलेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पोएम टिंटान एबे है। टिंटान एबे से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से द टेबल टर्न्ड आपके टीजीटी पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसे डिटेल में ज़रूर पढ़ें। मैं भी आपको यहाँ पर चैनल पर भी पढ़ाऊँगा। ऑफ द 4 ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑफ द 4 ऑप्शंस वन इज़ नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का व्यू नहीं हो सकता है पोएट्री पर। बाकी 3 व्यूज जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। यानी एक ऑप्शन कौन सा इसमें से गलत है वो आपको बताना है। पहली बात, पोएट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसा ही कहा है। एकदम आम भाषा में पोएट्री लिखी जानी चाहिए, बात इन्होंने बोली है। नेक्स्ट है, पोएट्री शुड यूज मोरालिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम। ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहीं भी स्पष्ट नहीं की है कि पोएट्री में हमेशा पोएट्री का जो विषय है वो मोरालिटी होना चाहिए और वर्च्यू होना चाहिए। यानी ये विषय नहीं बताए हैं, पोएट्री के विषय नहीं बताए उन्होंने कि क्या मोरालिटी है या वर्च्यू है। तो ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है, पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो पोएट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। ये बात भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई है, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट है, पोएट्री शुड ऑफर एक्सेस टू द इमोशंस कंटेंड इन मेमोरी। जो इमोशंस हमारी मेमोरी में कंटेंड हैं, समाहित हैं, पहले से ही स्टोर हैं, उन्हें एक्सेस देती है पोएट्री। उससे एक्सेस देना चाहिए पोएट्री को, यानी पोएट्री के थ्रू वो चीज़ें निकलनी चाहिए। तो ए, सी और डी ये तीनों बातें सही हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेट करती हैं। ऑप्शन बी आपका गलत है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द एडवर्टीजमेंट टू लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स के साथ एक एडवर्टीजमेंट थी छोटी सी, उसमें वर्ड्सवर्थ मेंशंस वन ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ हिज पोएम्स लाइक द टेबल्स टर्न्ड। व्हाट इज द इंस्पिरेशन?
द टेबल्स टर्न्ड जो है पोएम लिरिकल वेलेट्स में पब्लिश हुई 1798 में। 1798 के पब्लिकेशन के साथ में ही एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट भी थी जो कि लिरिकल वेलेट्स में जो पोएम थी उसकी थोड़ी सी डिटेल देती थी, व्याख्या देती थी, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताती थी। उस एडवर्टीजमेंट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ इंस्पिरेशन मेंशन की है द टेबल्स टर्न्ड के बारे में। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? द लास्ट स्ट्रगल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट द अप्रोच ऑफ डेथ, ऐसी कोई बात नहीं कही है। टेबल्स टर्न्ड की बात है तो आप समझ जाएंगे। कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड हु वाज समवॉट अनरीजनेबली अटैच्ड टू मॉडर्न बुक्स ऑफ मोरल फिलॉसफी, ये बात सही है। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस एडवर्टीजमेंट में जिक्र किया है द टेबल्स टर्न्ड पोएम के बारे में। इस पोएम में क्या है, एक कन्वर्सेशन जैसा हो रहा है। इसमें वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं अपने एक दोस्त से इस टेबल टर्न्ड पोएम में, और वो दोस्त कैसा है, हु वाज समवॉट अनरीजनेबली, बिना किसी मतलब के, बिना किसी ठोस कारण के जुड़ा हुआ था ये व्यक्ति टू मॉडर्न बुक्स ऑफ मोरल फिलॉसफी, जो मॉडर्न ज़माने में बुक्स चलती हैं मोरल फिलॉसफी का ज्ञान देने वाली किताबों से वो ज़्यादा जुड़ाव रखता था इनका वो दोस्त। तो उसी से चर्चा परिचर्चा यानी कन्वर्सेशन वार्तालाप किया है इस द टेबल टर्न्ड बुक में। तो ये बात एकदम सही है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टेबल्स टर्न्ड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ्स ओड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इर्रेगुलर ओड्स, इसमें से कौन सी ओड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की रिप्रेजेंटेटिव है? किसकी रिप्रेजेंटेटिव है? इर्रेगुलर ओड की। तो इसका सही आंसर है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये इर्रेगुलर और पिंडारिक ओड है, ध्यान रखिएगा। अगर इर्रेगुलर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो पिंडारिक मिलेगा, पिंडारिक ओड है। पिंडारिक ओड क्या है डिटेल में देखें, इसका एक वीडियो भी है हमारे चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच आर द टू वर्ड्स दैट आर सोलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर में विच आर द टू वर्ड्स, दो चिड़ियाँ कौन सी हैं, दो वर्ड्स वो कौन सी हैं दैट द सोलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड, जिससे सोलिटरी रीपर की तुलना की है वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस पोएम द सोलिटरी रीपर में। तो वो वर्ड्स दो कौन कौन सी हैं? वो दो वर्ड्स हैं, पहली तो नाइटिंगेल और दूसरी कुक्कू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न्ड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है लेकिन इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वे द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम, कौन सा ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द टेबल्स टर्न्ड के थीम को अच्छे से बता रहा है? अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलोसफी इंट्यूटिवली फ्रॉम नेचर रादर देन फ्रॉम बुक्स, सही आंसर यही लग रहा है हमें। अगला भी पढ़ लेते हैं। एन अपील टू वेनरेट साइंस एंड आर्ट्स एज द वन सोर्स ऑफ मोरल एजुकेशन, नहीं, एकदम जो सही आंसर है दैट इज अ कॉल टू मैनकाइंड, क्योंकि द टेबल्स टर्न्ड बुक में वर्ड्सवर्थ अपने एक पढ़े लिखे दोस्त से बात करते हैं जो बुक्स मोरल फिलॉसफी की पढ़ता है मोरल बनने के लिए, लेकिन वर्ड्सवर्थ उससे क्या बताते हैं, उसे समझाते हैं और उसके थ्रू पूरी दुनिया को बताते हैं। अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम, कहते हैं लोगों से टू लर्न मोरल फिलॉसफी इंट्यूटिवली, यानी अंदर से अंतः ज्ञान आपको मिलना चाहिए मोरल फिलॉसफी का, फ्रॉम नेचर, और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? नेचर से। नेचर के टच में रहोगे तो आपको मोरलिटी का, मोरल फिलॉसफी का ज्ञान अपने अंतःकरण से ही मिलेगा, इंट्यूटिवली मिलेगा, है ना, रादर देन फ्रॉम बुक्स, बुक्स की अपेक्षा, यानी नेचर से ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपने उस दोस्त से द टेबल्स टर्न्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड। टेबल्स टर्न्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि नेट में भी पूछा जाता है, MP PGT में भी पूछा गया, UP TGT में भी पूछा जाता है। तो टेबल्स टर्न्ड बहुत बड़ी पोएम नहीं है, इसे आप डिटेल में पढ़ें। विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड, टेबल टर्न्स जैसी पोएम है वैसे ही सेम लगभग उससे मिलती जुलती पोएम वर्ड्सवर्थ की एक और भी है, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड एक बुक है, एक वर्क है, लॉन्ग वर्क है, इसमें 14 बुक्स हैं, 14 किताबें हैं इसमें। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड, फाइनल वर्जन कब आया था? तो 1850 आफ्टर हिज डेथ एंड दिस वाज पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, यानी वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने उनकी डेथ के बाद ये बुक पब्लिश कराई थी 1850 में। ठीक है, तो और भी ज़्यादा जो जानकारी है प्रील्यूड के बारे में वो ये है कि 1799 से इन्होंने प्रील्यूड शुरू किया लिखना, 1799 से 1805 तक ये कंप्लीट हो गई थी, 1805 तक कंप्लीट भी कर ली थी, लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी, पब्लिश हुई आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। एक लीच गैदरर जो कैरेक्टर है वो किस पोएम में दिखाई देता है? किस पोएम का कैरेक्टर है लीच गैदरर? और एक्चुअली लीच गैदरर जो कैरेक्टर है इसी वजह से इस पोएम का दूसरा नाम पड़ जाता है, लीच गैदरर भी इसे कहा जाता है। तो दिस पोएम इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ये क्या असर्ट करती है, ये पोएम क्या असर्ट करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? द पोएट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, द पोएट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड, विद द क्लाउड है ना। अगला है बोथ द पोएट एंड द क्लाउड वर लोनली, और अगला ऑप्शन है द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें पोएट कह रहा है कि मैं वंडर्ड यानी घूम रहा था, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल, आसमान, जैसे बादल चाहे जिधर को घूमता रहता है बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के, ऐसे ही सेम यहाँ पे एज लगा हुआ है ना, ऐसे ही हमारा पोएट यानी विलियम वर्ड्सवर्थ भी घूम रहे हैं। तो ये बात क्या है? द पोएट मूव्ड एज एमलेसली, एज एमलेसली का मतलब नेचर से प्यार करते हैं ये, तो इनका कहने का मतलब है कभी बिना वजह भी घूमा करो, है ना। द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड, बादलों की तरह बिना उद्देश्य के ही भटक रहे हैं, निकले हैं, घूमे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ब्लिस वाज इट, कितने आनंद की बात थी, दैट डॉन टू बी अलाइव, उस समय पर जिंदा होना एक कितनी अच्छी बात थी, कितनी बड़ी चीज थी। बट टू बी यंग, लेकिन अगर उस समय पे युवा होते, वाज वेरी हेवन, तब तो बात ही क्या थी। दिस अकर्स इन अ पोएम बाय, ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सेलिब्रेटेड पोएम में जो है बोली गई है। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन हो जाएंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है, और इनकी जो पोएम है जिसमें ये लाइन बोली गई, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे विलियम वर्ड्सवर्थ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पोएम है, उसमें इन्होंने कहा। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की ही बात कर रहे हैं कि भाई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई होगी तो उस समय जिंदा होना ही बड़ी बात, उस घटना का साक्षी होना ही बहुत बड़ी बात थी। अगर उस समय यंग होते तो भाई बात ही अलग थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है और कॉलरिज की, इन दोनों लोगों की पोएट्री खास तौर पे इन्फ्लुएंस्ड थी, यानी प्रभावित थी किससे? नेपोलियनिक वार्स, नेपोलियन के समय की बात हो रही, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पुअर लॉस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इनकी पोएट्री थी, ज़्यादा प्रभावित थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स। इन सभी पोएम्स में कॉमन बात क्या है? वर्ड्सवर्थ की रिक्लूज, शैली की द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स डॉन जुआन और कीट्स की हाइपेरियन। 4 राइटर्स की 4 पोएम्स हैं, और इनमें चारों में कॉमन बात क्या थी? दे आर ऑल एलिजीज, सभी एलिजीज हैं, ये बात नहीं सही है। दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स,
दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोज, ये सभी पोएम्स कैंटोज में डिवाइड हैं। दे आर वुमेन सेंटर्ड पोएम्स, ये सभी पोएम्स वुमेन सेंटर्ड हैं। इसका जो सही आंसर है दे ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम, सभी जो पोएम्स हैं ये अनफिनिश्ड हैं, ये पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे पहले ही इन लोग की डेथ हो गई है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने अपनी रिक्लूज नहीं कंप्लीट कर पाई, आधी छूट गई। पीवी शैले की द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ भी अधूरी है। वायरन्स की डॉन जुआन भी कंप्लीट नहीं है। कीट्स की हाइपीरियन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, है ना। तो द वन थिंग दैट इज कॉमन टू दीज 4 पोएम्स, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। जो एक फ्रेज है स्पॉट्स ऑफ टाइम, ये किसके द्वारा कॉइन की गई है, किसने बनाया था ये फ्रेज, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, स्पॉट्स ऑफ टाइम। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल वैलेट्स इज नॉट ट्रू। लिरिकल वैलेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इस बात को बहुत फोकस करना है एग्जाम में। इट कैरीड ओनली वन बैलेट प्रॉपर विच वाज कॉल्ड्स द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर। क्या ये बात सही है? इट कैरीड ओनली, देखो लिरिकल वैलेट्स जो पब्लिश हुए थे 1798 में आए थे, और इसमें जो भी पोएम थी सभी लिरिकल वैलेट्स के नाम से ही थी, है ना। लिरिकल वैलेट्स ही जो है कंपाइल करके उसे बोला गया लिरिकल वैलेट्स। लेकिन इसमें सही मायने में केवल एक ही बैलेट था जो कि कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था, द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर। द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर, ये कॉलरिज के द्वारा लिखा गया ये पोएम ही खास तौर पे बैलेट थी। इट ऑल्सो कैरीड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स, हाँ ये बात भी सही है। लिरिकल बैलेट्स में जो भी पोएम पब्लिश हुई थी वो पेस्टोरल नेचर की भी थी, कैरीड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स भी थी, है ना। अगला, इट कैरीड अ प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800, यानी इसमें एक प्रीफेस भी था जो कि वर्ड्सवर्थ ने सेकेंड एडिशन यानी 1800 में जोड़ा था, ये बात भी सही है। तीनों ऑप्शन पहले सही हैं। जो सही नहीं है दैट इज इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटेन इन अ चर्च यार्ड। तो ग्रेज की एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड में ये कोई प्रिंट नहीं हुई थी, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, ग्रे अलग बात है। जो ग्रे हैं, ग्रे वर्ड्सवर्थ से पहले के हैं, ग्रे पहले ही थे, ग्रे हैं, विलियम ब्लेक हैं, है ना। ये विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से पहले के लोग हैं। इन्हें प्री रोमांटिक्स कहा जाता है। प्री रोमांटिक्स का मतलब रोमांटिक एज के कुछ कुछ लक्षण इन लोगों की पोएट्री में दिखने लगे थे पहले से ही, है ना। और जब कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ आए, साउदे आए, है ना, तो ये लोग खुल करके रोमांटिसिज्म टाइप की चीज़ें लिखने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिल्यूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799। प्रिल्यूड की शुरुआत यानी लिखने की शुरुआत 1799 में हो चुकी थी, एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1805। 1805 में ये फिनिश भी हो गई थी। वॉज नॉट पब्लिश्ड, लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी अंटिल 1850। 1850 तक ये पब्लिश नहीं हुई थी। 1850 में इसे विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने पब्लिश कराया। नेक्स्ट है, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। ये बात किसने बोली थी? पोएट्री शुड पोएट्री जो भी है उसे पोर्ट्रे करना चाहिए द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। नेक्ड और नेटिव डिग्निटी जो कहते हैं कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन डिग्निटी होती है, आम बोलचाल, है ना, वो चीज़ें पोर्ट्रे करनी चाहिए, यानी पोएट्री में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये बात किसने बोली थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eyes? According to Wordsworth do the daffodils सबसे पहले कब फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आइज? क्या सही आंसर है इसका? आंसर करते रहें सभी लोग।
व्हेन ही इज इन जोकंड कंपनी, व्हेन ही इज इन जोकंड कंपनी, या फिर व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, या फिर व्हेन ही इज ऑन हिज वॉन्डरिंग्स, व्हेन ही इज अस्लीप एंड ड्रीमिंग। तो ये सही इसका आंसर है फ्लैश अपॉन हिज इनवाइट्स आइज, व्हेन ही इज इन अ वैकेंट, जब ये खाली मूड में होते हैं, पेंसिव मूड में होते हैं, परेशानी मुद्रा में होते हैं, तो इन्हें डैफोडिल्स की जो झलक है वो इनके सामने आ जाती है। इनवर्ड आइज का मतलब इनके दिमाग में आ जाती है, इनवर्ड का मतलब अंदर से ही दिखने लगती है, इन्हें फ्लैश पड़ता है डैफोडिल्स का। कहने का सेंस ये है डैफोडिल्स इन्होंने एक बार देख ली हैं, फिर इन्हें इतना अच्छा लग गया, इन्होंने वो इमेज पूरी दिमाग में बिठा ली है। जब कभी इनका मूड जो है वैकेंट होता है, दिमाग खाली होता है इनका, या फिर ये किसी पेंसिव मूड में होते हैं, थोड़ा सा परेशान उदास होते हैं, तो उस समय इन्हें जो डैफोडिल्स का चित्र है पूरा दिखाई दे जाता है इनवर्ड आइज से, और इन्हें रिलैक्स में हो जाते हैं, ये मीन्स अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट है पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोइट्री क्या है? इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो भी हमारे प्रीवियस इमोशंस हैं, प्रीवियस यादें हैं, उन्हें हम ट्रैंक्विलिटी में, शांत माहौल में, शांत मुद्रा में, शांत दिमाग में रिकलेक्ट करते हैं, धीरे धीरे याद करते हैं, चीज़ें हमें उभर के आती हैं दिमाग से फिर से। तो ये बात कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स वाइज। ये लाइन किसके द्वारा कही गई? पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, जैसे एंजल्स वीप करते हैं, जैसे जो एंजल्स रोते हैं उस टाइप के आंसू पोइट्री नहीं बहाती है, यानी पोइट्री में लिखोगे तो उस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, पोइट्री में जो बातें होती हैं वो बहुत नेचुरल होती हैं, और ह्यूमन टीयर्स का मतलब वो बहुत वास्तविक होती हैं, है ना। आर लाइन्स बाई, ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, है ना। और ये बात किसमें कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना जो प्रीफेस ऐड किया था लिरिकल बैलेट्स में, प्रीफेस जो ऐड किया था दूसरे एडिशन में लिरिकल बैलेट्स के, यानी 1800 में, तो उस प्रीफेस में ये बात लिखी थी पोइट्री के बारे में। इसी प्रीफेस में इन्होंने पोएटिक डिक्शन बताया था, उसी का पोएटिक डिक्शन का ही ये हिस्सा है ना। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम नॉन एज अ लेक लैंड पोएट। किसे लेक लैंड पोएट, या इसे हम कह सकते हैं लेक पोएट, किसे लेक पोएट के नाम से जाना जाता है? तो लेक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। इसके साथ साथ ही एस.टी. कॉलरिज को भी लेक पोएट कहा जाता है, और इसी के साथ साथ रॉबर्ट साउदी जो हैं उन्हें भी लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। यानी ये तीन जो पोएट हैं ये लेक पोएट्स कहे जाते हैं, लेक के किनारे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है, पता ही होना चाहिए सभी को। दैट इज 7 अप्रैल 1770, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स 2। विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स जो हिलती डुलती है, स्ट्रेच करती है, उस स्ट्रेच को किससे कंपेयर करते हैं? सॉरी, विलियम वर्ड्सवर्थ उस स्ट्रेच को किससे कंपेयर करते हैं? सही आंसर क्या है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो जब इधर से उधर हवा में लुढ़क रहे हैं, इधर से उधर दिख रहे हैं, तो उसे किससे उस स्ट्रेच को इन्होंने कंपेयर किया है। इन्होंने कहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जैसे तारे चमक रहे होते हैं मिल्की वे में, आकाश गंगा में, तो वैसे ही डैफोडिल्स लहरा रहे हैं। तो ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इस बात का भी ध्यान रखें। डैफोडिल्स को भी डिटेल में पढ़ो, ये बहुत छोटी छोटी पोएम्स हैं। टेबल स्टैंड है, डैफोडिल्स है ना, माई हार्ट लीप्स अप है, सभी पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं।
वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विथ नेचर। वर्ड्सवर्थ ने नेचर से अपने जुड़ाव की कई स्टेजेज बताई हैं। इन विच स्टेज डिड ही हियर, और कौन सी स्टेज पे पहुंचने के बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमें सुनाई देती है, क्या सुनाई देता है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। नेचर से हमें स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी सुनाई देता है। ह्यूमैनिटी का एक सैड म्यूजिक जो है, आम इंसान का दुख दर्द भी इसे समझ में, यहाँ पर इन्हें समझ आता है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, बहुत ही डीप और बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है ना। किस एज में? द फाइनल स्टेज में। ऑप्शन सी, द फाइनल स्टेज में ये चीज़ इन्हें सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन याद रखना, बहुत ज़रूरी लाइन है। अगला क्वेश्चन देखें। हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस, एक नज़र में पोएट को यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को कितने डैफोडिल्स दिखाई देते हैं? कितने डैफोडिल्स दिखाई देते हैं? सही आंसर क्या है? 10,000, 20,000, ओनली वन, 10 ओनली, 10,000 वंस अ टाइम। 10,000, 10,000 जो है इन्हें डैफोडिल्स एक बार में दिखाई देते हैं। 10,000 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस, कोई खास अंतर नहीं होता है, बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज, प्रोज की लैंग्वेज में, एंड दैट ऑफ द मीट्रिकल लैंग्वेज, मीट्रिकल कंपोजिशन यानी प्रोज की लैंग्वेज में, और मीट्रिकल कंपोजिशन यानी पोएम, पोएम की लैंग्वेज में कोई खास अंतर नहीं होता है। ये बात बताने वाले हैं वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई ये बात है ना। और कहाँ कही है? पोएटिक डिक्शन में कही है, प्रीफेस में कही है, जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड, लॉरेटेड का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब बनाया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब बनाया गया, ये बात आपको बतानी है। सही आंसर है 1843, 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने मना कर दिया था इसके लिए, तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत एज्ड हूँ। तो तब के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, तो रॉबर्ट पील ने इनसे कहा था कि आपको केवल सम्मानित किया जाता है, आप केवल इतना ही समझें, और आपसे कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको ऐसा लिखना है या कुछ पोएम्स लिखनी है या कुछ अच्छा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल इसे स्वीकार करें। तो फिर ये पोएट लॉरेट बन गए थे 1843 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, नेचर उस हार्ट को कभी भी धोखा नहीं देता है जो उससे प्यार करता है। यानी वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो लोग नेचर से प्रेम करते हैं, नेचर उन्हें कभी भी धोखा नहीं देता है। ये लाइंस कहाँ पर दिखाई देती हैं, ये लाइन किस पोएम से हैं? तो टिंटन अभी बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और एक लंबी पोएम है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसे पढ़ना होगा टीजीटी पीजीटी के लिए, और बहुत ज़रूरी पोएम है। उस पोएम में वर्ड्सवर्थ ये इंपॉर्टेंट लाइंस बोलते हैं, नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन कहता है कि वो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर हैं? तो सही ऑप्शन है डी क्वेंसी। डी क्वेंसी ने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ एक हाई प्रीस्ट है नेचर के, बहुत बड़े पुजारी हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्लूज, रिक्लूज वर्क किसका है? रिक्लूज वर्क आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एक वर्क है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज के राइटर कौन है? तो वर्ड्सवर्थ हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेज लिखने वाले व्यक्ति, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सभी लोग, जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूरी तौर पर, और क्लास को लाइक कर दिया करें,
जो भी आपको चाहिए उस टाइप से कमेंट कर दिया करिए, जो भी क्लास चाहिए, है ना। कोई पोएम है जो आपको नहीं समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो हम उसे आपको डिटेल वीडियो बना कर देंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग क्लासेस को लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।